एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सीरीज चल रही है, तो इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ चुके हैं, सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं, जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फॉरेन पॉलिसीज़ थी इंडिया की, फ्रॉम जो भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की, आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक की जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो लीडर आते हैं, जिनका नाम आता है, वो होते हैं नेहरू। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो नेहरू ही होते हैं। फिर जो फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं वो भी नेहरू ही होते हैं। तो नेहरू का इतना बड़ा रोल हो जाता है फॉरेन पॉलिटिक्स को सेव करने में, जिस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं नेहरू इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए। अब ये कवर फ़ोटो जो लगी हुई है यहाँ पे, ये देख के आप थोड़े क्यूरियस से होंगे, क्योंकि ये एक साइड मैंने नेहरू की लगाई हुई है, फिर उनसे मिल रहे हैं दलाई लामा, इनकी लगाई हुई है। अभी ये दलाई लामा जो है, ये ना तो कोई पॉलिटिकल फिगर है, ना ही कोई लीडर है कोई बहुत बड़े। तो ऐसा क्या है कि इन दोनों की वजह से फॉरेन पॉलिटिक्स में चेंजेस आए? नेहरू का दलाई लामा से मिलना इतना क्यों इम्पोर्टेंस रखता है फॉरेन पॉलिटिक्स में, इंडिया के फॉरेन पॉलिटिक्स में? तो ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे और लेक्चर में चलेंगे। बट अभी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले देख लेते हैं कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी जो है, जिसको हमें देखना है, पढ़ना है, वो किन किन एस्पेक्ट से गुजरते हुए देखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर्विंग फ्रॉम 1947 टू 64 तक, टिल डेथ। उनकी 64 में डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर नेहरू हटते हैं। एंड फिर ही प्लेड क्रूशियल रोल इन सेविंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ईयर्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिटिक्स को सेव करने में नेहरू से बड़ा रोल अभी तक का किसी का नहीं था। और उनकी जो भी उन्होंने बातें बोली हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, वो चीज़ें आज भी जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो अप्लाई करते हैं। सेम वही चीज़ें आज भी जयशंकर बोलते हैं, EM मिनिस्टर एस जयशंकर भी बोलते हैं, तो जो कि पहले नेहरू बोला करते थे। तो इनको हम कुछ की नोट्स में, की पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इनकी पॉलिसीज़ हुई या फिर इन्होंने जो भी एग्रीमेंट्स करे, उन सब के बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारे लिए समझने के लिए थोड़ा आसान सा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है, वो होती है कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी आती है, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तरीके से बाद में चेंज हो जाती है, NAM जिसे हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होती है पंचशील। पंचशील क्या था कि कुछ 5 एलिमेंट्स थे, कुछ 5 प्रिंसिपल्स थे, जिनके बेस पर इंडिया और चाइना का संबंध एक अच्छा सा बनाने की कोशिश करी थी नेहरू ने। फिर क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो होगा कश्मीर का इशू, इंडो पाक रिलेशंस, या फिर डिफरेंट इशूज़ हुए इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान का जो इशू हुआ, जो भी बेरूबारी इशू हुआ था, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है डिसआर्मामेंट। उसमें भी नेहरू ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, और उस टाइम पे कौन से एग्रीमेंट्स पे साइन करना अच्छा है, कौन से पे साइन करना गलत है, ये चीज़ बहुत ही अच्छे से संभाली नेहरू ने। और ये ध्यान दिया कि ऐसा ना हो कि जिस चीज़ से अभी हम भागे हैं, जिस चीज़ से अभी हम निकले हैं, हमारा जो इंडिया था वो डिपेंडेंस हो गया था, उसे कॉलोनाइज कर लिया गया था, वो चीज़ें फिर से हम पे हावी ना हो, इसलिए किन किन एग्रीमेंट्स पे साइन करना है, ये चीज़ें नेहरू ने बहुत ही ध्यान से करी हुई थी। फिर क्या आता है डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन पे नेहरू बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हुआ करते थे, और वो चाहते थे कि जो भी सारी कंट्रीज़ को फ्रीडम होना चाहिए, इस वजह से वो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ थे। ये सारे पॉइंट्स में हम देखते हुए चलेंगे, और अगर हम इस तरीके से एक थोड़ा इसको सॉर्ट कर लेंगे तो ये हमारे लिए समझने के लिए ईजी होगा। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पे। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है कि देखिए, ये जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें चल रही थी 1954 के टाइम पे, क्या हुआ था कि पूरा जो वर्ल्ड था वो कुछ 2 गुटों में बट चुका था। एक हो गया था वेस्टर्न वाला, मीन्स USA वाला, एंड फिर सेकंड हो गया था USSR वाला, जिसमें कम्युनिस्ट जो भी कंट्रीज़ थी वो सब एक साथ हो गए थे। तो जो पूरा वर्ल्ड था वो या तो बाइपोलार चीज़ें चल रही थी, या तो कोई इनकी USA के साथ मिलना चाह रहे थे, या फिर कोई USSR के साथ मिलना चाह रहे थे। बट क्या होता है कि जब छोटी कंट्रीज़ जाके बड़े कंट्रीज़ में मिलती हैं, या फिर उनके साथ कोई रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, तो क्या होता है कि उनका जो सॉवरेनिटी होती है वो खतरे में आ जाती है। तो इन सब की वजह से इन पर बहुत ही सोचा नेहरू ने, और उन्होंने क्या बोला कि हम ना ही USA के साथ जाएंगे और ना ही USSR के साथ जाएंगे, क्योंकि USA के साथ जाने का मतलब था कि कैपिटलिज्म को बुलावा देना, और USSR के साथ जाने का मतलब था कि डेमोक्रेसी को छोड़ देना और जो भी कम्युनिज्म है उसको अडॉप्ट कर लेना। तो इस वजह से उन्होंने एक तीसरी पॉलिसी लेके आई। उन्होंने बोला कि हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पे फोकस्ड रहेंगे, और इट मीन्स इंडिपेंडेंस, नॉट न्यूट्रलिटी। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल हो जाओ या फिर इनएक्टिव हो जाओ, नहीं, हम पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करेंगे, बट ये नहीं है कि किसी की तरफ से करेंगे। हम आर्बिट्रेशन भी करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है। हम पार्टिसिपेट करेंगे, सारी चीज़ों में रहेंगे, और ये भी नहीं है कि न्यूट्रल रहेंगे,
हम अपने इंडिपेंडेंस बनाने के लिए, खुद का एक अपना अलग स्टैंड रखने के लिए ऐसा हम एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। फिर क्या होता है कि नेहरू जब ये चीज़ें बोलते हैं तो कई सारे और भी होते हैं लीडर्स जिनको ये बातें समझ में आती हैं कि लगता है कि हाँ इसमें तो पॉइंट है। तो वो कुछ 5 फाउंडिंग फादर्स एक साथ आ जाते हैं, जिसमें से एक होते हैं जोसेफ बेरोस टीटो। ये कौन होते हैं? यूगोस्लाविया के लीडर होते हैं। और फिर सेकंड पे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी आ जाते हैं, वो इंडिया से। एंड फिर आ जाते हैं सुकार्नो इंडोनेशिया से। एंड नासिर आ जाते हैं फ्रॉम इजिप्ट से वो, और फिर घाना से आ जाते हैं। तो सब मिलाकर ये कुछ 5 लीडर्स हो जाते हैं जो एक साथ आकर ये मूवमेंट को लेड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की क्या है, किस पर बेस करता है ये कॉन्सेप्ट, ये हम देख लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल एक कॉन्क्रीट शेप ले लिया इन्होंने जब एशिया एंड अफ्रीका का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक बैंगडूम कॉन्फ्रेंस हुआ था इन 1955 इंडोनेशिया में। यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो भी ये लीडर्स हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं और उन एक पूरा बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हमको करनी चाहिए या फिर क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए इस टाइम पे। फिर द कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड एज इट्स फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड। ये बेलग्रेड में फॉर्म होती है और वहीं पर सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था उसका स्टार्ट होता है। और इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था कि जो भी स्टेट्स हैं, जो भी नए नेशंस अभी निकल के आ रहे हैं, उनकी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को एक रेस्पेक्ट देना। क्योंकि क्या है कि जो नए नेशंस निकल के आ रहे हैं, जो नए नेशंस इंडिपेंडेंट होके आ रहे हैं, उनको अपनी सॉवरेनिटी बचा के रखनी है। जिस चीज़ से वो निकल के आ रहे हैं फिर से उस चीज़ में वो लोग फंसना नहीं चाहते हैं। एंड रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी एमंग द रेसेस एंड द नेशंस। जो भी नए नेशंस हैं उनको तो लोग इक्वल मानेंगे नहीं। जो पुराने नेशंस हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े नेशंस हैं, आगे डेवलप्ड हो चुके हैं, वो अपने इक्वल में तो उन्हें रखेंगे नहीं। इस वजह से नेहरू और बाकी सब लीडर्स का ये मानना था कि सारे नेशंस को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल तरीके से उनको ट्रीट करा जाना चाहिए। और फिर इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स जब इतना कुछ हो रहा है तो बेनिफिट्स भी होंगे। तो इंडिया डाइवर्सिफाइड हर सोर्सेस ऑफ टैक कमिंग फ्रॉम स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसएसआर। ये सारी जगहों से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज मिलते हैं। वहाँ के लोग यहाँ पे आके ट्रेड करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया को, ये सारी बेनिफिट्स होते हैं। एंड साइंड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएसएसआर। अभी यूएसएसआर से 1953 में उसका एक एग्रीमेंट साइन होता है और जिसके बाद फिर जो भिलाई स्टील प्लांट है उसकी स्थापना होती है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मान लीजिए अगर इंडिया यूएसए के साथ हो जाता, यूएसए के पोलार में चला जाता, तो क्या कभी यूएसएसआर आके बोलता कि हम आपसे कोई ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, हम आपके साथ कोई ट्रेड करना चाहते हैं? ऐसा वो कभी नहीं करता। और क्योंकि देखिए यूएसएसआर के साथ ना जाना भी इंडिया के लिए बहुत ही नुकसान वाली चीज़ थी, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और हमारा जो पड़ोसी यानी कि चाइना है वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो क्या होगा अगर मान लीजिए हम यूएसएसआर से पंगा ले रहे थे उस टाइम पे, तो फिर हम मतलब इनडायरेक्टली हम चाइना से भी ले रहे थे और इंडिया उस टाइम पर इस सिचुएशन में नहीं था कि वो किसी से भी वॉर कर सके। इस वजह से नेहरू क्या कर रहे थे कि वो आइडियलिज्म की पॉलिसीज अपना रहे थे। अभी आइडियलिज्म और रियलिज्म दो अलग आइडियोलॉजीज़ है, वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। आइडियलिज्म क्या होता है कि क्या होना चाहिए, हम ये चीज़ें जहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती हैं। हम किसी आदर्श जिसे बोलते हैं, जो चीज़ें आदर्श होती हैं उन चीज़ों पे बेस्ड हम चीज़ें कर रहे हैं। अब रियलिस्ट चीज़ें क्या होती हैं कि हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो चीज़ के उस चीज़ के सिनेरियो से चल रहे हैं, वो चीज़ रियलिस्टिक हो जाती है। लाइक हमें तुरंत से कोई चीज़ कोई डिसीजन लेना है तो हम तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, ये एक रियलिस्ट चीज़ होती है। बट आइडियलिस्ट चीज़ क्या होती है कि हम रात भर में पढ़ के एग्जाम टॉप कर जाएंगे, ये चीज़ क्या हो जाती है, ये कोई आदर्शवाद जैसी चीज़ होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। रियलिस्ट चीज़ क्या होगी कि हम रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन हम टॉप कर जाएंगे, तो ठीक है, ये चीज़ें ये रियलिस्ट चीज़ होगी। तो ऐसी कुछ होती है आइडियलिस्ट और रियलिस्ट चीज़ें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि पंचशील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पॉलिटिक्स के नज़रिए से, फॉरेन पॉलिटिक्स के नज़रिए से। तो नेहरू क्या करते हैं कि क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे हमारा इंडिया किसी से भी ऐसे पंगे नहीं ले सकता था, किसी से भी वॉर में नहीं फंस सकता था। इस वजह से नेहरू क्या करते हैं कि ये कुछ पीसफुल एग्रीमेंट्स बनाते हैं और डिफरेंट स्टेट्स के साथ ये साइन करना चाहते हैं। नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एक्सिस्टेंस ऑल्सो नोन एज पीसफुल। देखिए हम आपको भी बोल रहे हैं कि आप भी एग्जिस्ट रहिए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एज एन सॉवरेन स्टेट, और आप मुझे भी ऐसे ही रहने दीजिए एज एन सॉवरेन स्टेट एंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, आप मुझे भी रहने दीजिए। ये सेम चीज़ें, यही चीज़ें नेहरू भी बोल रहे हैं। इसमें ये 5 प्रिंसिपल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको रिमेंबर रखना। फर्स्ट है म्यूचुअल बेनिफिट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी।
देखिए, म्यूचुअल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की यहाँ पे बात हो रही है कि एक दूसरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, संप्रभुता में कोई भी किसी के चैलेंज नहीं करेंगे हम किसी को। फिर नॉन एग्रेशन के साथ रहेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये वाला आप पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से जो भी बाद में जो इंडो चाइना वार हुआ वो इसी लाइन की वजह से हुआ था। फिर फोर्थ पे आता है इक्वलिटी, फिर फिफ्थ पे आता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे, कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, ये हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है, प्रिंसिपल बन गया, एक पंचशील बन गया, एक एग्रीमेंट हो गया, तो फिर ये इंडो चाइना वॉर क्यों हुआ? इस टाइम पर जब जाओ एन लाई और ये नेहरू के बीच में जब ये साइन हुए थे पंचशील एग्रीमेंट्स, तो एक बहुत ही अच्छा स्लोगन चला था, हिंदी चीनी भाई भाई वाला। बट ये कैसे दुश्मन कैसे हो गए भाई भाई, अभी ये डिस्प्यूट्स कैसे एरोज हो गए, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि चाइना एक 5 फिंगर स्ट्रैटेजी अपनाता है। 5 फिंगर स्ट्रैटेजी में कई सारे इंडिया के भी कई सारे पार्ट्स आते हैं, तिब्बत आ जाता है पूरा का पूरा, सिक्किम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, वो कुछ इस तरीके से करते हैं 5 फिंगर पॉलिसी में। तो क्या होता है कि तिब्बत को अपनाना चाहता है चाइना, सोचता है कि तिब्बत को हम ऑक्युपाई कर लें। बट जो वहाँ पे दलाई लामा जो उस टाइम पे रूल कर रहे होते हैं, अभी आप कनेक्ट कीजिएगा, जो मैंने फर्स्ट पेज पे जो फोटो लगाई हुई है उससे कनेक्ट कीजिएगा। जो दलाई लामा होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, वो नहीं चाहते हैं कि चाइना तिब्बत को ऑक्युपाई करे। तो वो क्या बोलते हैं कि उसका अपोज करते हैं। बट वो चाइनीज़ आर्मीज़ उन लोग पे अटैक कर देती है दलाई लामा एंड उनके फॉलोअर्स पे। तो दलाई लामा क्या करते हैं कि वो भागकर इंडिया आते हैं, और नेहरू जो होते हैं वो उनको यहाँ पे रहने के लिए बोलते हैं, और उनको उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको अच्छे से रहने के लिए प्लेस वगैरह देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो चाइना को एंग्री कर जाती हैं। और चाइना क्या बोलता है कि ये जो दलाई लामा है ये एक सेपरेटिस्ट है, जो हमारे चाइना को सेपरेट कर रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और ये हमारा एक इंटरनल मैटर है। रिमेंबर, मैंने पीछे बोला था कि वहाँ पे क्या था कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नहीं दखल देंगे, और यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है कि वो इंटरनल मैटर में दखल दे रहा है चाइना के। तो ये चीज़ें चाइना को बहुत ही गुस्सा कर जाती है, और वो बोलता है कि उसके बावजूद चाइना बोलता है कि अभी से अगर आप नहीं इंटरफेयर करोगे तो भी हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम आप पे कोई भी प्रेशर नहीं डालेंगे। बट नेहरू क्योंकि आइडियलिस्ट थे, आइडियल चीज़ों पे विश्वास रखते थे, और थोड़ा स्पिरिचुअल फिगर थे दलाई लामा, इस वजह से उनको नहीं जाने को बोलते हैं और उनको यहीं पर ही रोक लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, चलिए ठीक है। फिर चाइना क्या बोलता है इन सितंबर, ये 1959 है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 1959 आप इसको नोट कर लेना। एंड वो क्या करता है कि जो मैकमोहन लाइन होती है, यानी कि जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर लाइन होती है, उसको मानने से इनकार कर देता है, और बोलते हैं कि ये जो अक्साई चीन एरिया है एंड ये जो अरुणाचल प्रदेश एरिया है, ये सारा हमारा है। ये मैकमोहन लाइन तो हम मानते ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी ट्रीटी है, 1942 में हुई ये ट्रीटी है, जो कि ब्रिटिश इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुई थी। इंडिया और चाइना के बीच में कभी कोई ऐसी ट्रीटी हुई ही नहीं, तो हम मानते ही नहीं है इसको। तो इसके बाद फिर नेहरू क्या करते हैं कि वो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हैं। इन 1961 में नेहरू अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हैं, और क्या करते हैं कि वो आउटपोस्ट कुछ इस्टेब्लिश करते हैं बॉर्डर्स पे। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी और नॉर्थ ऑफ LAC के पास इंडियन आर्मी को इस्टेब्लिश करते हैं। बट इन सब से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, और चाइना अपनी जो भी टेरिटरी जिसको क्लेम कर रहा था वो उसको ऑक्युपाई करने के लिए आ जाता है और अटैक कर देता है इंडिया में, और जिसके बाद हो जाता है, जिसका रिजल्ट होता है इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। और ये सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं होती है, यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद वो जो आपने एक सॉन्ग सुना होगा लता मंगेशकर का, ऐ मेरे वतन के लोगों, इसके बाद वो सॉन्ग गाती हैं, और उससे नेहरू को काफ़ी दुख होता है, और उसके लिए नेहरू जी बोलते हैं लता दी को कि आपने तो आज मुझे रुला दिया। ये बहुत ही एक थोड़ा इसमें इमोशनल वाला पॉइंट आ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को सेव करना चाइना के रिगार्डिंग नेहरू का जो एक नज़रिया था वो फेल सा होता है, और कई सारे क्वेश्चंस इसके बाद उठने लगते हैं। ये एक चैलेंज भी माना जाता है कि एक छोटी सी गलती के बाद नेहरू पर चैलेंजेस होने लगते हैं, और अभी तक का ऐसा नेहरू का रिकॉर्ड हुआ करता था कि कोई भी कंट्री इंडिया पे उंगली नहीं उठा रही है। लेकिन इसके बाद कुछ कंट्रीज़ ऐसी चाइना जैसी कंट्रीज़ से इंडिया को बच के रहना पड़ता है, और ये कंट्रीज़ ऐसी हो जाती हैं जो इंडिया पे उंगली उठाने लगती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडो पाक रिलेशंस। इंडो पाक रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा बैक में जाएंगे, हम देखेंगे तो एक ऐसा डे आता है 22 अक्टूबर 1947। ये वो दिन होता है जब कुछ ऐसे पाकिस्तानीज़ या फिर कुछ ट्राइबल फोर्सेस आते हैं और कश्मीर पर अटैक करते हैं, और
कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो कश्मीर के राजा होते हैं, यानी कि जो रूलर होते हैं, महाराजा हरी सिंह, वो नेहरू से हेल्प मांगते हैं और नेहरू इस टाइम पर एक चीज़ बोलते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं उनसे कि हम तो सपोर्ट करेंगे, बट आप जब इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे, आई मीन जब ये जो भी आपके वॉर चल रहा है इससे आज़ाद हो जाओगे, तो उसके बाद जो ये कश्मीर है इसको आप इंडिया में मिला लोगे, इंडिया का एक पार्ट हो जाएगा कश्मीर भी। तो ये एक कंडीशनल एलिमेंट हुआ था और जिसमें ये भी शर्त रखी हुई थी नेहरू ने कि इसके बाद हम एक प्लेबिसाइट कराएंगे और यहाँ की जो भी जनता है उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये एक प्लेबिसाइट एक तरीका होता है डेमोक्रेसी का, एक काइंड है, तो ये हम कराएंगे। तो इस तरीके से हम समझेंगे। लेकिन ये जो प्लेबिसाइट बोल दिया था नेहरू ने, ये काफ़ी बाद में जाकर काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स भी देखिए। इंडिया रिफर टू आर्टिकल 35 ऑफ यूएन चार्टर का जो चैप्टर 6 है उसमें क्या है कि जो भी जो भी डिस्प्यूट्स हैं एट इंटरनेशनल लेवल पे वो सॉल्व करी जाती हैं। तो नेहरू ने ये चैप्टर 6 को अपनाया, बल्कि अगर उन्होंने चैप्टर 7 को अपनाया होता तो शायद बेटर होता। आई मीन जो चैप्टर 7 है वो इमीडिएट तरीके से कोई भी पीस कीपिंग फोर्सेस को, यूएन जो है उसमें पीस कीपिंग फोर्सेस को इमीडिएट तरीके से लागू करता है, और ये चैप्टर 6 जो है वो एक डिस्प्यूट के तरीके से हो गया और नेगोशिएशन के तरीके से हो गया, जिसकी वजह से ये बाद में एक बड़ा इशू बन जाता है। इंडिया पाक के जो रिलेशंस है, अगर हम उनको थोड़ी कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो डिस्प्यूट होता है इंडिया और चाइना के बीच में, वो होता है रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम आता है, उसमें होता है। फिर सेकंड जो होता है वो बेरीबारी एंड बारडूम डिस्प्यूट होता है, एंड आफ्टर दैट वाटर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो हम इसको बारी बारी से और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में, वो होती है रेफ्यूजी क्राइसिस, या फिर जिसे हम नेहरू लियाकत पैक्ट के तरीके से सॉल्व करा हुआ एक केस समझते हैं। ये जो पैक्ट होता है वो क्या होता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी कि नेहरू, एंड जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं एट द टाइम लियाकत अली खान, उनके बीच में एक पैक्ट होता है। किस लिए होता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। दोनों जगह पे वायलेंस हो रहे थे उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो रहे थे। इस वजह से इन्होंने क्या सोचा कि चलिए एक पैक्ट साइन करते हैं जो कि दोनों जगह पे थोड़ा शांति, एक पीस लाने का एक तरीका बनाया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिफ्यूजीज वर अलाउड टू डिस्पोज देयर प्रॉपर्टीज़, लाइक जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं रिफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, जिनको भी बेचना चाहते हैं, जिनको देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ का, अपने प्रॉपर्टीज़ के अभी भी वो मालिक है। मीन्स फिर माइनॉरिटी राइट्स पर कन्फर्म, इस टाइम पे माना गया कि माइनॉरिटी राइट्स को कन्फर्म करा गया। और जो भी फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रहे थे, क्योंकि बहुत तेज़ी से कन्वर्जन्स हो रहे थे, तो इन पर रोक लगाने के लिए क्या बोला गया कि ये जो भी कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो किसी को भी माना नहीं जाएगा, ये सारे कन्वर्जन्स अनरिकॉग्नाइज्ड रहेंगे, इन कन्वर्जन्स को माना नहीं जाएगा। सेकेंड जो होता है डिस्प्यूट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, वो बेरीबारी एंड बारडूम डिस्प्यूट होता है। बेरीबारी क्या है? एक टेरिटरी है जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो अभी बांग्लादेश है वहाँ पर था। आई मीन वो तो अभी इंडिया में ज्वाइन कर लिया गया है, वहाँ पर था, और उसके लिए जो भी बाउंड्री पर बिल्कुल लोकेट करता है, जिस वजह से इसके इंटरप्रिटेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इंडिया बोल रहा था ये हमारा है और पाकिस्तान बोल रहा था कि ये हमारा है। दोनों अपनी हिस्टोरिकल क्लेम्स कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कर रहे थे उस पर अपने हिसाब से। बट क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन नेहरू एंड नून, ये नेहरू, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू और जो पाक के पीएम होते हैं उस टाइम पे पीएम फिरोज़ खान नून, वो दोनों एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, जिसको बोला जाता है कि वेरी बारी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये नेहरू एंड नून करा जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसको चैलेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे एग्रीमेंट में होता है कि नेहरू जो है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके बोलते हैं कि ये इतना पार्ट हम ईस्ट पाकिस्तान को देते हैं, यानी कि बांग्लादेश को देते हैं, जिसके बाद इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसको जाकर कुछ लोगों ने कोर्ट इसके लिए जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे कोर्ट ऐसे वर्डिक्स देता है कि ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट है वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं कर सकते हैं कि कोई भी इंडिया का लैंड है, कोई भी इंडिया का पार्ट है, उसको किसी और को दे दें या फिर किसी और से ले लें। इसके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ऐसा कर सकते हैं। वो नॉर्मली ऐसे खुद से डिसीजंस नहीं ले सकते हैं कि लाइक एक इंसान है वो ऐसे सारे डिसीजंस खुद से तो नहीं ले सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको हमको लेनी है, किसको देनी है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो इंडिया है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये पूरे इंडियंस की है, हम सब की है, तो कोई एक ऐसे कर नहीं सकते हैं। ये चीज़ें वहाँ पे वर्डिक्ट में आई। फिर क्या होता है कि बारडूम कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होता है। यहाँ पे भी बाउंड्री लाइंस का ही इशू होता है और दोनों का इंटरप्रिटेशन अपना अलग अलग करते हैं। ये भी ईस्ट पाक का ही एरिया है, बारडूम जो है ये भी ईस्ट पाक का ही एरिया है,
और यहाँ पर जो जो भी नेगोशिएशंस या फिर जो भी टॉक्स, जो भी डायलॉग्स करते हैं इन लोग, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं और कोई भी उससे सोल्यूशन नहीं निकलता है। जिसके बाद इन क्या करते हैं कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस में जाते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस में अपना डालते हैं, अपने रिट्स डालते हैं और उसके बाद वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बिठाए जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स में ये इंपॉर्टेंट है कि कितने कितने जजेस कहाँ के थे। तो 2 जजेस जो होते हैं वो इंडियन होते हैं और 2 जजेस पाकिस्तानी होते हैं और एक ब्रिटिश चेयरमैन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि डिसीजन वॉज नोन एज, इस डिसीजन का नेम भी आप रिमेंबर रखना, इंडो ईस्ट पाक बाउंड्री एग्रीमेंट, ये करा गया था, इस डिसीजन का नाम था। एंड ये ट्रिब्यूनल जो होती है वो इंडिया के ही फेवर में डिसीजंस लेती है और ये बताते हैं कि वो और बिल्कुल सही तरीके से जो भी जिनको भी बांटना होता है वो चीज़ें बांटते हैं ये, और इंडिया के एक समझ लीजिए इंडिया के फेवर में ही इन डिसीजंस देते हैं। तो ये कुछ इशूज़ हो जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरिंग जो भी इंडिपेंडेंस के बाद से, क्योंकि क्या होता है कि अभी तो अलग हुए हैं दोनों और दोनों का ये चल रहा था कि कितनी ज़्यादा टेरिटरी एक दूसरे अपने में ले लें। तो इस वजह से ये सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं जिसमें कि कुछ लाइक 3 रिवर्स जो होते हैं वो इंडिया के पास करे जाते हैं और 3 रिवर्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं। लाइक जो रावी, ब्यास एंड सतलज है ये इंडिया को दिए जाते हैं। एंड जो 3 रिवर्स हैं लाइक इंडस एंड चेनाब एंड झेलम, ये 3 जो है वो पाकिस्तान को दिए जाते हैं। और कुछ इस तरीके से जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट था उसको ख़त्म करा जाता है। तो ये सारे कुछ हमने इंडो पाक रिलेशंस पे देख लिए। नेक्स्ट पॉलिसी हम देखते हैं नेहरू की, जिसमें वो प्रमोशन ऑफ डिसआर्मामेंट कर रहे हैं। देखिए नेहरू बहुत बड़े एडवोकेट थे डिसआर्मामेंट के। उनका मानना था कि आर्म्स का यूज जितना कम करें हम उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और वो एटॉमिक एनर्जी का जो ये पीसफुल यूज़ था उसको वो प्रमोट किया करते थे। न्यूक्लियर वेपन्स पे बैन रखकर जो एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज़ है उसको बोलते थे कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट टू अचीव ग्लोबल पीस एंड प्रिवेंट द आर्म्स रेस, ये कुछ उनकी पॉलिसीज़ हुआ करती थी नेहरू की। और फिर क्या होती है कि नेहरू इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे कि जो यूके और यूएसए हैं ये क्या चाहते हैं कि मोनोपोलराइज हो जाए, लाइक जो भी वर्ल्ड है वो मोनोपोलराइज हो जाए, क्योंकि इन लोग के पास पहले से ये आर्म्स प्रेजेंट हैं और हम लोग के पास ये सारे आर्म्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए इस टाइम पर बिल्कुल कंप्लीट बैन लग जाता है आर्म्स को बनाने में, तो क्या होगा कि जो भी जिनके पास ये सब एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं, वेपन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बाकी सब पे अपना एक तरीके से कॉलोनाइजेशन करने लगेंगे कि हम तो बेहतर हैं, हमारे पास एटॉमिक एनर्जी है और आपके पास नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने CTBT यानी कि जो कंप्लीट बैन ट्रीटी थी उस पर उन्होंने कभी साइन नहीं करा। हाँ, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो 1963 में हुई थी उसको नेहरू सपोर्ट करते हैं और उस पर वो साइन भी करते हैं, वो जो एग्रीमेंट होता है, पर वो कंप्लीट बैन पर कभी भी साइन नहीं करते हैं। नेहरू लेड फाउंडेशन टू DAE यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उस पर उन्होंने साइन करी हुई थी। और जिसकी वजह से जो भी इंडिया का न्यूक्लियर पावर का जो फ्यूचर बना, जो आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका एक तरीके से वो फाउंडेशन था। ये DAI का फाउंडेशन करना, इसके लिए एक समझ लीजिए एक फर्स्ट स्टेप था, बिगिनिंग थी। फिर आ जाते हैं कुछ माइनर फॉरेन पॉलिसीज़। लाइक नेहरू की कई सारी पॉलिसीज़ थी, फॉरेन पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये भी था कि सपोर्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। वो डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट जो भी एशिया एंड अफ्रीका में चल रहा था, जो भी छोटे कंट्रीज़ थे और कॉलोनाइज थे, उनके डीकोलोनाइजेशन के लिए हमेशा एफर्ट डाला उन्होंने। इंडिया प्लेड वाइटल रोल इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ कॉलोनाइज नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे कि हमें ये जो भी छोटे कंट्रीज़ हैं और जो भी डिपेंडेंट है दूसरों पे, उनको सेल्फ डिटर्मिनेट होना चाहिए और इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और कुछ इसी तरीके से उन्होंने कई सारे स्ट्रॉन्ग एलाइज बनाए और नॉन एलाइड कंट्रीज़ के भी साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए हुए थे। फिर एडवोकेसी ऑफ इंटरनेशनलिज्म, वो नेहरू चाहते थे कि इंटरनेशनलिज्म का एक बने, लाइक जैसा कि UN है उसको हम एक साथ मिलके उस पर और भी ज़्यादा वर्क करके उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करें हम, ऐसा नेहरू का मानना था। और जो पीस कीपिंग का जो आइडिया है या फिर जो भी इंटरनेशनल लॉ, एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, इसका जो आइडिया है उसको हमेशा नेहरू सपोर्ट करा करते थे। फिर आती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी नेहरू की बहुत ही बेहतर हुआ करती थी। वो हमेशा चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए सभी कंट्रीज़ को, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े उनको। और जो भी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उनको सब अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट करते हुए चलें। छोटी फैक्ट्रीज़ लगाएं जिनको बाद में वो बड़े में कन्वर्ट कर सकें। फिर सपोर्ट ऑफ एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी, बहुत बड़े सपोर्टर थे एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी की। रिकॉग्नाइज्ड जो भी कॉमन स्ट्रगल्स हैं एशिया अफ्रीका के अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, जो भी इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म चल रहा है,
कॉलोनियलिज्म, उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हम सबको आगे आना चाहिए। और जो भी कंट्रीज़ जो कॉलोनीज़ बना रही हैं उनको ये दिखाना चाहिए कि अब हम और कॉलोनीज़ नहीं बनेंगे और हम इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ उनको बताना चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी, इंटरनेशनल कॉपरेशंस जो होते हैं उस पर भी नेहरू काफ़ी ज़्यादा फोर्स करा उन्होंने, और एक प्लेटफॉर्म बताया उन्होंने कि ये कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने का ये बहुत ही बड़ा स्टेज है और इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, इस पर हमें वर्क करना चाहिए। और जो यूएन चार्टर्स हैं उनको भी हमको बेटर तरीके से लागू करना चाहिए, और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, लाइक जो भी हमारा ग्लोब है, जो भी हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसको एक कलेक्टिव सिक्योरिटी देने का एक हमें तरीका अपनाना चाहिए। एम्फेसिस ऑन थर्ड वर्ल्ड इशूज़, जो भी थर्ड वर्ल्ड इशूज़ हैं, लाइक जो उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है और अभी अंडर डेवलप्ड है, इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाउन है वहाँ पे, सोशल जस्टिस नहीं है, पॉवर्टी बहुत ही बुरी तरीके से थी। तो इन सब इशूज़ को उन्होंने हाईलाइट करा और सोचा कि एक इंटरनेशनल फोरम बनाना चाहिए हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पर वो अपने राइट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए फ़ाइट कर सके, बता सके कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको और किस तरीके से उनका सोल्यूशन क्या उन लोग ढूंढ सकते हैं, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ढूंढ कर दे उनको, या और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको आगे लाने में। तो ये कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ थी नेहरू की। नेक्स्ट हम कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं जो आए नेहरू के फॉरेन पॉलिसीज़ पे। तो उनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट था कि जो 1962 का वॉर हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक टर्निंग पॉइंट था समझ लीजिए नेहरू के लिए, क्योंकि उससे पहले अनचैलेंज्ड रूलर हुआ करते थे, अनचैलेंज्ड प्राइम मिनिस्टर थे, कोई भी उनको चैलेंज नहीं कर रहा था, वर्ल्ड में कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, इनकी पॉलिटिक्स को, इनकी पॉलिसीज़ को कोई मना नहीं कर रहा था। फिर अचानक से एक वॉर हो जाता है, जिसके बाद उनको लगता है काफ़ी सारी चीज़ें गलत होगी, कुछ बहुत चीज़ें ख़राब भी होगी। सो जॉल्ट टू नेहरूज़ अनचैलेंज्ड रूल इन फॉरेन पॉलिसी, बहुत बड़ा झटका लगा उनको। एंड इफिशियंसी ऑफ नैप, जो भी ये नैप था, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, वो उसकी एफिशिएंसी, फिर नेहरू की जो आइडियलिज्म की जो पॉलिसी थी उसकी एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ नेहरू के लिए चैलेंज डाल रही थी, नेहरू को प्रेशराइज कर रही थी। बट इसके बाद जो आते हैं, जो भी लीडर्स आते हैं लाइक इंदिरा गांधी आती हैं, उन सब अपना एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं और वो रियलिस्ट पॉलिसीज़ लेके आते हैं। देखिए रियलिस्ट पॉलिसीज़ हम नेहरू की भी बोल सकते हैं कि हाँ कहीं कहीं पर नेहरू रियलिस्ट हुए। लाइक क्या हो रहा था कि जो भी ये टेस्ट बैन ट्रीटीज़ लगाए जा रहे थे, एटॉमिक जो न्यूक्लियर एनर्जीज़ पे जो ट्रीटीज़ करी जा रही थी कि बैन करा जाएगा, कोई बोल रहा है पार्शियल बैन, कोई बोल रहा है कंप्लीट बैन। इस टाइम पर नेहरू ने सिर्फ और सिर्फ पार्शियल बैन वाली ट्रीटीज़ पे साइन करा, कंप्लीट बैन वाली ट्रीटीज़ पे नहीं साइन किया। ये एक रियलिस्ट पॉलिसी थी नेहरू की। तो रियलिज्म ऐसा नहीं बोला जा सकता कि हाँ सिर्फ इंदिरा से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले नेहरू ने भी कुछ रियलिस्ट पॉलिसीज़ को देखा और उन्होंने समझा और उस तरीके से उन्होंने उन चीज़ों को फॉलो किया। तो हम आज का लेक्चर जो था वो हमारा नेहरू की फॉरेन पॉलिसीज़ था। नेक्स्ट हम बाकी सारे जो भी लीडर्स आए, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, उनकी पॉलिसीज़ हम देखेंगे, लाइक इंदिरा एंड राजीव एंड मोरारजी देसाई, इन सब की हम देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।